गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज़ अवर सोशल साइंस क्लास। सो हम हमारे हिस्ट्री के चैप्टर 3 दैट इज़ अवर नाजिम एंड द राइज ऑफ हिटलर का सेकेंड पार्ट है। अंडर द शेडो ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर जर्मनी हैड वेस्ड अ जेनोसाइडल वॉर। तो इस समय क्या हुआ था कि जो वॉर्स थे, बहुत ज़्यादा वॉर हो रहे थे आपस में हर कंट्री के बीच में। Under the shadow of Second World War, Germany had waged a general war which resulted in the mass murder of selected groups of innocent civilians of Europe। तो जेनोसाइडल वॉर में क्या हुआ था कि बहुत सारे लोगों को मार दिया गया था। ठीक है, तो जेनोसाइडल वॉर जो हुआ था ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे हुआ था और इस समय बहुत सारे मास मतलब होता है बहुत सारा ग्रुप ऑफ पीपल जो होता है ना, बहुत सारे लोग उनको मार दिया गया था। इवन जो कि इनोसेंट सिविलियंस थे, यानी जो यूरोप के पीपल थे सिर्फ इनोसेंट थे, मतलब उनको इस वॉर से कोई लेना देना नहीं था, वो सिर्फ कंट्री में रहते थे लेकिन फिर भी उन्हें मार दिया गया। द नंबर ऑफ पीपल किल्ड इंक्लूडेड, कितने पीपल थे हम देख सकते हैं 6 मिलियन ज्यूज़। 6 मिलियन तो ज्यूज़ थे जिसमें से। ठीक है, और नेक्स्ट हम देख सकते हैं आगे हाँ 200,000, क्योंकि हम इसको यूरोपियन सिस्टम में रीड करेंगे तो 200,000, अदरवाइज हम इसे अपनी सिस्टम में रीड करेंगे नंबरिंग सिस्टम में तो हम इसको 2 लाख बोल सकते हैं। 2 लाख पीपल गैस्पीज थे, 1 मिलियन पॉलिश सिविलियन, 70,000 जर्मन्स। तो हम इन वर्ड्स पे ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे क्योंकि ये उनकी कंट्री के अकॉर्डिंग उनको नाम दिया गया है। ठीक है, 6 मिलियन जूइश थे, 2 लाख गैस्पीज थे, 1 मिलियन पॉलिश थे और 70,000 जर्मन हु वर कंसिडर्ड मेंटली एंड फिजिकली डिसेबल्ड। तो क्या हुआ था, जिनको ये माना गया था कि ये मेंटली फिजिकली डिसेबल्ड है, मतलब दिमागी रूप से ठीक नहीं है और फिजिकली भी ये लोग ठीक नहीं है। फिजिकली यानी जो बॉडी है, हो सकता है इतने बीमार कह दिया कि ये तो बहुत बीमार रहते हैं या ऐसे। बिसाइड्स इनड्यूरेबल पॉलिटिशियंस अपोनेंट्स, क्यों? क्योंकि उन लोगों में आपस में पॉलिटिकल लड़ाई थी, तो इसलिए जो बहुत इनोसेंट मतलब जस्ट सिविलियंस थे, यूरोप में रहते थे, उन लोगों को मार दिया गया। आगे हम देखेंगे इसमें नाजीज डिवाइस्ड एन अनप्रेसिडेंटेड मीन्स ऑफ किलिंग पीपल, दैट इज बाय गेजिंग दैम इन वेरियस किलिंग सेंटर्स लाइक ऑश्विट्स। तो क्या हुआ था कि नाजी पार्टी की तरफ से ये बात देखी गई थी कि लोगों को मारना, नाजीज डिवाइस्ड एंड अनप्रेसिडेंटेड मीन्स ऑफ किलिंग पीपल दैट इज गेजिंग दैम इन वेरियस किलिंग सेंटर्स लाइक ऑश्विट्स। मतलब जो पार्टी थी वहाँ की नाजी पार्टीज जो थी कंट्री की, लेकिन वो लोग इस चीज़ पे ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे थे कि उनके जो कंट्री के पीपल हैं उनको मारा जा रहा है। द नंबर्ग ट्रिब्यूनल सेंटेंस्ड ओनली 11 लीडिंग नाजीज टू डेथ। और जो नाजी पार्टी के लोग मरे थे सिर्फ 11 लोग मरे थे। मैनी अदर्स वर इम्प्रिज्न फॉर लाइफ, और जो नाजी पार्टी के बाकी लोग थे उनको प्रिजन में डाल। द retribution did come, yet the punishment of the Nazi was far short for the brutality and extent of their crimes। So ये बहुत एक छोटी चीज़ थी जितने बड़े क्राइम नाजी पार्टी ने किया था उसके आगे। The Allies did not want to harsh on defeated Germany as they had been after the First World। तो एलीज जो थे वो बहुत ज़्यादा अब हार्श नहीं हुए थे। हार्श यानी किसी से ख़राब व्यवहार करना, तो हार्श नहीं हुए थे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, लेकिन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जो थे वो एलीज एक्सिस से बहुत ज़्यादा हार्श यानी रूड गुस्सा हो गए थे। एवरीवन केम टू फील दैट द राइज ऑफ नाजी जर्मनी कुड बी पार्शली ट्रेस्ड बैक टू द जर्मन एक्सपीरियंस एट द एंड ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। तो जर्मन और नाजी पार्टी का राइज कब से हुआ था? जब से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुआ था, जब से नाजी पार्टी जर्मनी में आई थी। वॉट वॉज दिस एक्सपीरियंस, अब इसके कारण क्या क्या हुआ? तो ये हमारा इंट्रोडक्टरी पार्ट था। अब हम यहाँ से फर्स्ट पार्ट से स्टार्ट करेंगे इस चैप्टर। सो फर्स्ट, बर्थ ऑफ वेमिर रिपब्लिक।
तो पहले तो क्योंकि यहाँ पे प्रॉब्लम्स पता है क्यों होने लगी थी, क्योंकि लोगों में ये चीज़ आ गई थी, हमने स्टार्टिंग से देखा है कि वो रिपब्लिकन या डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट चाहते थे। वो नहीं चाहते थे कि यूरोपियन कंट्रीज़ जो थी वहाँ पे सारी ज़्यादातर मोनार्ची थी या डिक्टेटरशिप थी। तो वो चाहते थे कि उनके वहाँ से डिक्टेटरशिप और मोनार्ची को हटा के रिपब्लिकन या डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट लाई जाए। German, a powerful empire in the early years of the 20th century, fought the First World War 1914 to 1918 alongside the Austrian Empire and against the Allies, England, France and Russia. So, इसमें फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बारे में बताया गया, जिसमें कहा कि जर्मनी जो था उसने बहुत पावरफुली 20th सेंचुरी में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पे एलीट पार से, ठीक है, ऑस्ट्रियन एम्पायर अलोंग ऑस्ट्रियन एम्पायर मतलब ऑस्ट्रियन कंट्री है उसकी साइड से एलीट पार से लड़ाई करी थी। मतलब जर्मनी की खुद की लड़ाई नहीं थी, उसने लड़ाई क्यों की थी, ऑस्ट्रियन कंट्री है उसकी तरफ से। किससे की, एलीट पार से। एलीट पार में कौन कौन से कंट्री थे, इंग्लैंड, फ्रांस एंड रशिया। All joined the war enthusiastically hoping to gain from a quick victory। और सब ने बहुत enthusiastically मतलब बहुत उत्साह के साथ वॉर को ज्वाइन करा था, ये सोचकर कि वो इसे जीतेंगे। Little did they realize that the war would stretch on, eventually draining Europe of all its resources। लेकिन धीमे धीमे करके जो वर्ल्ड वॉर में कंट्री शामिल हुई थी, चाहे वो एलीज हो चाहे एक्सेस हो, दोनों के ही कारण यूरोप के, क्योंकि एलीट पार और एक्सेस पार दोनों ही कंट्री कहाँ की थी, यूरोप की थी। तो इस कारण से यूरोप के जो रिसोर्सेज थे वो ख़त्म होते जा रहे थे। जर्मनी मेड इनिशियल गेन्स ऑफ ऑक्यूपाइंग फ्रांस एंड बेल्जियम। और फिर ये दूसरे कंट्री से क्या ले रहे थे, रिसोर्स ले रहे थे। जर्मनी मेड इनिशियल गेन्स बाय ऑक्यूपाइंग फ्रांस एंड बेल्जियम। तो जर्मनी फ्रांस या बेल्जियम से ग्रेन यानी फूड जो होता था, पेट भरने के लिए अनाज लेने की कोशिश करता था। However, the Allies strengthened by the US entry in 1970। पर एलीज पार जो थी वो भी पहले इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं थी, वो बाद में स्ट्रॉन्ग क्यों हुई जब उनके साथ 1970 में यूएस मिल गया। डिफीटिंग जर्मनी एंड द सेंट्रल पार्स इन नवंबर 1918। तो लेकिन जब तक वो जर्मनी को वैसे भी हरा चुके थे, जर्मनी या सेंट्रल, जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर लड़ाई हुई थी, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में उस समय दो कंट्री मतलब दो टीम्स थी, वन इज़ एलीट एंड सेकेंड इज़ सेंट्रल पावर। लेकिन हमने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इनको क्या नाम दिया है, वन इज़ एलीट एंड अदर इज़ एक्सेस पावर। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पे भी जो सेंट्रल पावर थी वो हार गई थी, यानी जर्मनी हार गया था। लेकिन एलीट पावर 1917 में ज़्यादा पावरफुल हो गई जब उनके साथ यूएस मिल गया। The defeat of Imperial Germany and the abdication of the emperor gave an opportunity to parliament parties to recast Germany politics। तो इसके साथ क्या हुआ था, क्योंकि द डिफीट ऑफ इम्पार्शियल जर्मनी एंड द अबडिक्शन ऑफ एम्परर, क्योंकि वो हार गया था वहाँ पे जर्मनी, तो जो उनकी गवर्नमेंट थी ना उस समय वो इतनी स्ट्रांग नहीं रह पाई। तो वहाँ के लोगों का मानना था कि अब वहाँ पे एम्पायर वगैरह, एम्परर वगैरह को हटा के पार्लियामेंट को लाना चाहिए। मतलब ये एक अपॉर्चुनिटी थी जब पार्लियामेंट्री पार्टी को एक टाइम मिला था कि वो अपनी गवर्नमेंट फॉर्म कर सकते थे, ठीक है। अदरवाइज वहाँ क्या होता था, डिक्टेटरशिप होती थी। A national assembly met at Vienna and established a democratic constitution with a federal structure। फेडरल स्ट्रक्चर हमने हमारी बुक में उधर पढ़ा है। फेडरल स्ट्रक्चर का क्या मतलब होता है कि पावर्स जो होती हैं वो डिफरेंट मतलब हम कह सकते हैं 3 लेवल्स पे डिवाइडेड होती हैं, ठीक है। पहले नेशनल लेवल, फिर स्टेट लेवल और फिर लोकल लेवल। तो जितनी भी पावर्स थी वो तीनों पार्ट्स में डिवाइडेड थी और डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ने एक कॉन्स्टिट्यूशन बना लिया था। डेप्यूटीज़ वर नाउ इलेक्टेड टू जर्मन पार्लियामेंट और रिचस्टैग। तो वो लोग आपस में ही एक दूसरे को इलेक्ट करते थे ऑन द बेसिस ऑफ इक्वल एंड यूनिवर्सल वोट कास्ट बाय ऑल द एडल्ट्स इंक्लूडिंग उन। तो अब वहाँ पे उन लोगों ने जो गवर्नमेंट बना रहे थे, पार्टीज़ थी, पूरी कंट्री को एक साथ मिलाया था और सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी दी थी कि वो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज को फॉलो करेंगे और सबको वोट, इवन वुमेन्स को भी वोट करने का इक्वली राइट होगा। दिस रिपब्लिक हाउएवर वॉज नॉट रिसीव्ड वेल बाय इट्स ओन पीपल, लार्जली बिकॉज ऑफ टर्म्स इट वॉज फोर्स्ड टू एक्सेप्ट आफ्टर जर्मनीज डिफीट एट द एंड ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर।
तो इस समय क्या हुआ था कि वॉज नॉट रिवाइज्ड वेल बाय इट्स ओन पीपल, जो उसके खुद के पीपल थे उन्हीं ने उन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को सपोर्ट नहीं करा, बिकॉज इन टर्म्स इट वॉज फोर्स्ड टू एक्सेप्ट, क्योंकि उस समय लोगों को क्योंकि जो कंट्री थी वो उससे पहले डिक्टेटरशिप या मोनार्ची गवर्नमेंट में थी, पर क्योंकि वो हार गई थी तो जो पार्टीज़ थी वो जर्मनी को फोर्स कर रही थी कि अब उन्हें डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एक्सेप्ट करनी होगी, पर लोगों ने नहीं करी। द पीस ट्रीटी एट वर्सालिस विद द एलीज वॉज अ हार्श एंड ह्यूमिलेटिंग पीस। तो क्या हुआ था, जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हार गए थे तो उसके बाद क्योंकि बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज ख़त्म हो जाते थे, कंट्रीज़ का नुकसान हो जाता था, फेमाइंस आ जाती थी वहाँ पे, तो इस कारण से इंटरनेशनल लेवल पे एक ट्रीटी ऑफ वर्सालिस साइन हुई थी, जिसमें एलीज पावर ने एक्सेस पावर या सेंट्रल पावर के साथ हम कह सकते हैं बहुत बुरा व्यवहार किया था, हार्श एंड ह्यूमिलेटिंग। उसमें क्या किया था अब हम ये देखेंगे, ठीक है। ट्रीटी ऑफ वर्सालिस में क्या था, जर्मनी लॉस्ट इट्स ओवरसीज कॉलोनीज, अ टेंथ ऑफ इट्स पॉपुलेशन, 13% of its territories, 75% of its iron and 26% of its coal to France, Poland, Denmark and Lithuania। अब क्या हुआ था इसको हम ढंग से समझेंगे, ठीक है। ट्रीटी ऑफ वर्सालिस थी, एक डॉक्यूमेंट था, इसका नाम, ये एक डॉक्यूमेंट का नाम है ट्रीटी ऑफ वर्सालिस। इसमें क्या हुआ था कि एलीट पावर ने, क्योंकि एक्सेस पावर वाले वीक थे वो हार गए थे, ठीक है, तो एलीट पावर ने क्या करा था कि उनको एक तरीके से हम कह सकते हैं फाइन या कंपनसेशन भरने के लिए मजबूर किया था कि आप लोगों ने वॉर किया, अब आप हार गए तो आप, क्योंकि आपकी वजह से हमारी कंट्री पे फ़र्क आया, हमने लड़ाई लड़ी तो हमारे रिसोर्सेज भी ख़त्म हुए, तो अब तुम्हें क्या करना होगा, एज अ कॉन्सिक्वेंस कंपनसेशन यानी फ़ाइन देना होगा। तो फ़ाइन किस रूप में दिया उनने कि जर्मनी की जो ओवरसीज़ यानी उसके कंट्री से बाहर जो उसकी कॉलोनीज सेटअप थी, कॉलोनीज़ कैसे होती हैं कि दूसरे कंट्री में जाके ज़बरदस्ती अपनी गवर्नमेंट फॉर्म करना, जैसे इंडिया में ब्रिटिश की थी, तो जर्मनी की जो कॉलोनीज़ थी ओवरसीज़ यानी दूसरी कंट्री में, उनको उसे छोड़ना पड़ा, लॉस्ट मतलब उसकी वो छोड़नी पड़ी उसे। फिर थी अ टेंथ ऑफ इट्स पॉपुलेशन, 13 और अब उसकी मतलब जो पूरी पॉपुलेशन का जो 10th पार्ट था वो भी उसे छोड़ना पड़ा। 13% ऑफ इट्स टेरिटरीज यानी जो उसकी लैंड थी उसका 13% भाग उसको किसी कंट्री को देना पड़ा। 75% ऑफ इट्स आयरन और 75% आयरन एंड 26% कोल किसको दिया, फ्रांस, पोलैंड और डेनमार्क एंड लिथुनिया। तो कि ये इतना जो था मतलब लैंड दी 13%, 75% आयरन दिया, 26% कोल दिया, किस कंट्री को दिया ये सब कुछ, और 10th पार्ट जो था पॉपुलेशन का वो भी दिया, किसको, फ्रांस, पोलैंड, डेनमार्क और लिथुनिया। द एलीट पावर्स डीमिलिटराइज्ड जर्मनी टू वीकेंड इट्स पावर, और एलीट पावर ने क्या कहा कि वहाँ की मिलिट्री को ख़त्म करने की कोशिश, ये कह दिया कि आप अपनी मिलिट्री को ख़त्म कर देंगे, ताकि ये क्यों किया कि एलीट पावर ने जर्मनी को इस चीज़ के लिए फोर्स किया, मतलब ये भी एक कंपनसेशन था, पनिशमेंट थी जर्मनी के लिए कि आपकी जितनी भी मिलिट्री है उसको फिनिश कर देंगे यानी डीमिलिटराइज्ड कर देंगे, जर्मनी में कोई मिलिट्री नहीं होगी, ताकि आगे के लिए जर्मनी जो है वो पावरफुल नहीं रह पाए, वो वीक हो जाए। The war guilt clause held Germany responsible for the war and damages the allied countries suffered. So इससे क्या हुआ था कि एक गिल्ट कॉज, गिल्ट यानी गलती का एहसास होना, है ना, और जर्मनी से कहा था कि वो एक लेटर लिखेगा, एक ऐसा वो क्लॉज यानी किसी चीज़ को लिखना, ठीक है, तो जिसमें ये शो करेगा कि उसको वॉर के लिए अपनी गलती महसूस हो रही है, उसने वर्ल्ड वॉर करके गलती की। रिस्पॉन्सिबल फॉर द वॉर एंड डैमेजेस टू एलीट पावर एंड सफ़र्ड, की जो भी सब कुछ हुआ, जितने भी डैमेजेस हुए और एलीट पावर को सफ़र करना पड़ा वो जर्मनी की वजह से करना पड़ा, जर्मनी को ऐसा लेटर देने के लिए फोर्स किया गया था। जर्मनी वॉज फोर्स्ड टू पे कंपनसेशन अमाउंटिंग टू 6 बिलियन। सो ये उनकी वो है खुद की मतलब करेंसी। सो क्या फोर्स किया गया था जर्मनी को कि उन्हें 6 बिलियन अमाउंट देना पड़ेगा। द एलीट आर्मीज ऑल्सो ऑक्यूपाइड द रिसोर्स रिच ग्रीनलैंड फॉर मच ऑफ द 1920। तो जितनी भी एलीट आर्मी थी उनको
एलिड कंट्रीज़ की आर्मी, उनने अपने आप को और रिच कर लिया, रिसोर्स रिच कर लिया और अपनी आर्मी को और स्ट्रॉन्ग करा, मतलब अपनी कंट्रीज़ में चीज़ें और बढ़ा ली, एग्रीकल्चर करवाया, हर तरीके से जो उनके इक्विपमेंट्स वेपन्स होते थे वो बढ़ाए और अपनी आर्मी को भी स्ट्रॉन्ग करा। For much of 1920s, many Germans held the new Weimar Republic responsible for not only the defeat in the war but the disgrace at the world. तो जर्मनी को जो ट्रीटी ऑफ वर्साइलेस थे उस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा था, इसलिए उनने न्यू वेमिनर रिपब्लिक रिस्पॉन्सिबल किया इस चीज़ के लिए, फॉर नॉट ओनली द डिफीट, बल्कि उनने मतलब एक ग्रुप बनाया और उस वापस से अपना बदला लेने के बारे में उनने सोचा, जिसमें क्योंकि वो ट्रीटी ऑफ वर्साइलेस से बिल्कुल भी खुश नहीं थे।